अच्छा डियर व्यूअर्स, अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कंक्लूजन की बात करते हैं। इसको कंक्लूड करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया उसको हम कंक्लूड कर रहे हैं। पहली कंक्लूजन ये थी कि एटम जो है वो दो सब एटॉमिक यानी दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो कंक्लूजन था वो क्या निकला कि एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स टू पार्ट्स न्यूक्लियस, ठीक है, एक तो पार्ट न्यूक्लियस है, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक न्यूक्लियस होगा एटम के अंदर और दूसरा उसके बाहर का एक हिस्सा होगा। यानी इस तरह का कोई स्ट्रक्चर रदरफोर्ड के मॉडल में बनना शुरू हुआ। उसकी कंक्लूजन ये आई कि भाई न्यूक्लियस है और कोई न्यूक्लियस का बाहर का कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। यानी कोई एटम के अंदर दो पार्ट है, एक न्यूक्लियस है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, ये सारा। नंबर 2 कंक्लूजन क्या थी कि मेजोरिटी जो थी हमारे अल्फा पार्टिकल्स की, मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में वो पास कर गई और इससे हमें क्या पता चला कि और अनडिफ्लेक्टेड लाइन, तो मोस्ट ऑफ वॉल्यूम, यानी इससे हमें ये पता चला कि मोस्ट ऑफ वॉल्यूम इज ये शो करता है कि मोस्ट ऑफ वॉल्यूम इज एम्प्टी। बहुत सारा जो वॉल्यूम है वो एम्प्टी है एटम के। सादे अल्फाजों में लिख लो। ठीक है जी, मेजोरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास हो रही है स्ट्रेट लाइन में, तो वो शो कर रही है कि मोस्ट ऑफ वॉल्यूम इज एम्प्टी। ज्यादातर जो एटम का हिस्सा है वो खाली। ये देखिए इस तरह से, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और यूं अल्फा पार्टिकल्स एटम के ज्यादातर हिस्से में से पास आउट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि एटम का ज्यादातर हिस्सा क्या है, खाली है। फिर नंबर 3 पॉइंट में हम बात करें कि थोड़ी सी हमारे पास क्योंकि एटम के पास, यानी अगर हम देखें कि अल्फा पार्टिकल्स खुद भी क्या है, अल्फा पार्टिकल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स में भी पॉजिटिव चार्ज होता है और आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कोलाइड होते हैं तो क्या होती है, रिपल्जन होती है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स कैरी पॉजिटिव चार्ज एज इट कोलाइड विथ प्रोटॉन, एज इट कोलाइड विथ प्रोटॉन इट डिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्ट हो रही है इन द न्यूक्लियस, राइट, लाइक इस तरीके से, ये आपके पास इस तरीके से। नंबर 4 पे क्या है, द मास। इस एक्सपेरिमेंट से ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें पता चली, द मास ऑफ न्यूक्लियस, या सॉरी द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड। यानी कंसंट्रेटेड का मतलब पाया जाता है कि द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम का ज्यादातर जो हिस्सा है, इसका जो वजन है वो पाया जाता है उसके न्यूक्लियर पार्ट में या न्यूक्लियस के अंदर। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो, इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड आउटसाइड चार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, ये आप इसको ये कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 5 के इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग
अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, के जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो फिक्स ऑर्बिट के अंदर एक खास रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अभी जस्ट ये पता चला कि अच्छा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, शेल का भी ज्यादातर कॉन्सेप्ट हमें नहीं मिला था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। जस्ट हमें ये पता चला कि अच्छा इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन से न्यूट्रॉन, पता चल गया था कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर और एटम का ज्यादातर हिस्सा एम्प्टी है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट के अंदर एक खास दायरे में। अभी तक के लिए आप ये समझे दायरा, लेकिन दायरा होता नहीं है, हाइपोथेटिकली हम ये बात समझते हैं कि एक खास ऑर्बिट में, एक खास रास्ते में वो रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये 5 कंक्लूजन थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। दो केस में बड़ी गलतियां थी, मिस्टेक्स थी, लेकिन फर्स्ट जो मॉडल दिया वो बड़ा एक ब्रिलियंट था एटम के स्ट्रक्चर को समझने में। जो आज हम एटम के मॉडल को समझते हैं वो कहीं ना कहीं एक बेसिक्स हमें मिली है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। बाद में वो चीजें गलत भी हुई। अब आप देखेंगे ये आपका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये आपकी बुक के अंदर डायग्राम दिया गया है। अब अल्फा पार्टिकल्स की सोर्स है, यहाँ से पास अवे हो रही है इजीली, और कुछ रेज देखें ये डिफ्लेक्टेड हो रही है, कुछ रेज बाउंस बैक हो रही हैं, ये डिफ्लेक्टेड हो रही हैं, और ये जो पार्ट है जो कि इसमें ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो पास हो रही हैं वो खाली है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन है जो ब्लू कलर में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके जी, देन फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पहला पोस्टुलेट क्या है? एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द एंटायर मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम का जो तकरीबन जो ज्यादातर हिस्सा है वो खाली है, और उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, और एटम का ज्यादातर वजन भी उसके न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। Second point, the nucleus is surrounded by a large empty space which is called exonuclear part, where probability of finding electron is maximum. जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाने जाने की जो इम्कानात हैं वो ज्यादा होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, न्यूक्लियस के बाहर वाले एरिया में। The electrons are revolving around the nucleus in circular path with high speed. इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस हाई स्पीड में, यानी ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की रिवॉल्व कर रहे हैं वो हाई स्पीड के अंदर कर रहे हैं। फिर these circular paths were known as orbits या शेल, इसको हम ऑर्बिट और शेल भी कहते हैं, ये हम चैप्टर नंबर 1 में भी बात करके आ चुके हैं। An atom is electrically neutral because it has equal number of proton, and electron atom electrically neutral है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद क्या होती है, इक्वल होती है। The size of nucleus is very small as compared to the size of original atom. अगर हम एटम के साइज की बात करें तो वो लार्ज होगा, लेकिन न्यूक्लियस के साइज की बात करें एटम की तो दैट विल बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एटम। ये इसके पोस्टुलेट्स। अच्छा, उसके बाद हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं। डिफेक्ट्स क्या थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? पहला डिफेक्ट तो देखिए ये था कि रदरफोर्ड डिड नॉट explain the stability of an atom। भाई रदरफोर्ड ने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में हमें नहीं एक्सप्लेन किया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कि भाई एटम किस तरीके से स्टेबल होता है, और बहुत सारे एटम्स है जो कि अनस्टेबल होते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी किस तरह से आप जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये नहीं बताया गया रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर। उसके बाद सेकंड डिफेक्ट क्या था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, यानी रदरफोर्ड का ये मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग
कंटिन्यूअसली इन ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो अराउंड न्यूक्लियस, तो कोई भी चीज अगर किसी ऑर्बिट की रिवॉल्व अराउंड करिए और वो ऑर्बिट भी, रदरफोर्ड ने कहा कि वो सर्कुलर ऑर्बिट होगा, सर्कुलर ऑर्बिट। तो कोई भी चीज अगर सर्किल के अंदर रिवॉल्व करती है कंटिन्यूअसली तो वो एनर्जी को क्या करती है, यूटिलाइज करती है। एनर्जी जो है यूटिलाइज होती है या एनर्जी इमिट होती है। जब भी कोई एक्शन हो रहा होता है तो एनर्जी जो है वो यूज हो रही होती है। तो अगर एटम, फॉर एग्जांपल अगर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को हम देखें तो वो क्या था कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ। तो अगर सर्कुलर पाथ के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कंटिन्यूअसली तो इसको एनर्जी रिलीज करनी चाहिए। अब अगर ये एनर्जी रिलीज कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आना चाहिए और आएगा कि इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे न्यूक्लियस के अंदर जम हो जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, एनर्जी लूज करने पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी और आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन को फॉल हो जाना चाहिए था इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाता है तो एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैटर नहीं होगा, तो फिर वजूद कैसे होगा, मैटर का वजूद ही नहीं हो सकता। तो ये एक इनका एक नेगेटिव पॉइंट था या यूं सम डिफेक्ट था इनकी एक ऑर्बिट के अंदर, कि इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी कहां जा रही है, एनर्जी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। चले अगर हम तीसरा डिफेक्ट क्या था, अगर हम रदरफोर्ड की बात को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, भाई कंटिन्यूअसली एनर्जी रिवॉल्व कर रहा है, रदरफोर्ड ये कह रहा है कि भाई रदरफोर्ड एक्सप्लेन के इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, ठीक है, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एक दफा के लिए हम मान भी लें तो इसकी उसका क्या रिजल्ट ये होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम जब हम इसको एक सिंपल प्रोसेस होता है, जैसे कोई प्रिज्म है तो उससे हम एक व्हाइट लाइट को जब इसमें से गुजारते हैं तो डिफरेंट कलर्स के अंदर ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है, तो ये जो डिफरेंट कलर्स हमें मिलते हैं ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो इसी तरीके से एटम के लेवल का भी एक स्पेक्ट्रम होता है, वो हम जब आगे आएंगे तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझे कि एटम के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी दो तरह के होते हैं। एक स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तब बनता है जब कंटिन्यूअसली लाइट जो है वो क्या हो रही हो, इमिट हो रही है, और लाइन स्पेक्ट्रम तब बनता है कि जब एक खास टाइम के बाद लाइट जो है वो इमिट हो रही है, तो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था। अगर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखें तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर पाथ, तो वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को इमिट करेंगे अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। तो जब वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेंगे तो उसका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। एटम का जो स्पेक्ट्रम आता है वो आता है लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि कुछ टाइम के बाद एटम एनर्जी रिलीज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, एक्साइटेशन होती है। वो हम आगे हायर जब जाएंगे अगले चैप्टर्स में हम उसकी बात करेंगे। अब अभी के लिए आप समझिए कि एटम जो स्पेक्ट्रम बनाता है वो बनाता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये तो डिस्प्रूव हो गई बात कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन। तो ये तीन डिफेक्ट्स थे मेजर रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अंदर, जिसकी वजह से रदरफोर्ड का जो ये मॉडल है इसको हमने क्या कर दिया, इसके अंदर जो डिफेक्ट्स है उसके ऊपर वर्क किया, फिर एक अनदर जो है हमें मॉडल मिला वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे। अच्छा, स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ चीजें आप देख लें कि स्पेक्ट्रम क्या है। बीम ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, इट्स स्प्लिट इनटू सेवरल कलर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कलर्स में लाइट का स्प्लिट होना स्पेक्ट्रम कहलाता है। द फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्जन एंड बैंड ऑफ कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो प्रोसेस है ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है, और ये जो कलर्स की जो बैंड आ रही है स्पेक्ट्रम कहलाता है, व्हिच इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। वेवलेंथ के हिसाब से हमने इसको क्लासिफाई किया है। इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एक ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। जब लाइट अब्सॉर्ब होती है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनता है, जब लाइट इमिट होती है तो इमिशन स्पेक्ट्रा बनता है।
अब इमिशन स्पेक्ट्रा की दो टाइप्स है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूस एनर्जी इमिट होती है, लाइन स्पेक्ट्रम में कुछ टाइम के बाद एनर्जी इमिट होती है, तो उससे लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, लाइंस बनती हैं। तो ये देखें, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एक टाइप है और ये लाइन स्पेक्ट्रम की टाइप है। तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो लाइन है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर ये तीसरा बड़ा डिफेक्ट था। तो ये देखिए, ये पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड, ये इसके कुछ पोस्टुलेट्स से जो हमने बात की थी ऊपर, और इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, के सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये तो सारी बात इसके अंदर आ गई। दिस वाज अबाउट ऑल द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपसे दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मौसूल हो सके।